हेलो एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। यू आर वाचिंग विन साइंस। और आज हम क्लास 10th CBSE का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक हो जाता है वैसे जानने के लिए, बिकॉज इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आने वाली है वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। जो आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो ना, उस पर बेसिकली पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, जो आप 11th में 12th में जाके पढ़ लोगे या फिर उसके आगे भी पढ़ लोगे जिनको इंटरेस्ट है वो लोग। तो ये जो टॉपिक है ना, उसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं जैसे एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। तो हम एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम जो है वो सबसे एटम इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब वो सबसे ज़्यादा छोटा जिसके बियॉन्ड डिवीजन पॉसिबल नहीं है किसी भी वस्तु का, वो लेवल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसके बाद हम जान लेंगे कि क्या है एक एलिमेंट के बारे में जान लेंगे। एलिमेंट मतलब क्या, कि एक ऐसा मास जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है, सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है। मतलब अगर आयरन ले लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ आयरन के ही मास होंगे तो वो एक एलिमेंट है। या फिर कोई अगर हमने एल्यूमिनियम ले लिया तो उसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम के ही एटम्स होंगे तो वो एक सेपरेट एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर में मिल जाते हैं जो प्योर फॉर्म में है। कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं और ये रिएक्शन भी शो कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स, एटम्स, एलिमेंट्स हमने जान लिए। तो हमने मैटर अराउंड अस इस टॉपिक में हमने जाना था कि कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। वो पहला टॉपिक जो था उसमें भी था ये। 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ लिया है, एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में। तो जो मैटर है ना हमारे सराउंडिंग में, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ वन टाइप के एटम्स होते हैं। मतलब अगर हमने आयरन ले लिया तो उसमें सिर्फ आयरन होगा। तो कुछ इस तरीके से वन टाइप के प्रेजेंट होते हैं। मतलब अभी हाल फिलहाल हमें सिर्फ 118 एलिमेंट्स ही पता है, लेकिन ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो इनमें कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती है। मतलब एक एलिमेंट कभी भी 100% सेम नहीं होगा दूसरे एलिमेंट से। उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है और हर एलिमेंट एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ शो करने की क्षमता रखता है। आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स 94 आर नेचुरली ऑकरिंग। 94 जो है वो नेचुरली ऑकरिंग, और जो बाकी के हैं वो हमें मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियली बनाए हुए मिल गए हैं। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें एलिमेंट्स के बारे में है। 118 हमें अब तक मालूम है, उनमें से जो है 94 एलिमेंट्स नेचुरली है और बाकी सारे एक तो आर्टिफिशियली मेड है या फिर अभी उनके ऊपर रिसर्च चालू है। वाई डू वी नीड टू लर्न दिस? तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है कि इतने सारे एलिमेंट्स है, या फिर ये वो वाला एलिमेंट है, ये आयरन है, ये सिलिकॉन है। तो कैसे है ना, अगर हमें एक बार इनके बारे में पता चल गया तो हम इनका यूज़ करके कई सारी नई नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर हमें सिलिकॉन मालूम ही नहीं होता तो शायद हमें आजकल इतने ज़्यादा स्मार्ट टीवीज़, मॉनिटर्स देखने को नहीं मिल जाते। हमें इनके बारे में पता चला, इसलिए तो हम इनका यूज़ कर पाए। तो कुछ इस तरीके से हमें ये जानने के लिए हमें भी ये यूज़ करना आना चाहिए, इसलिए हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। और जितना हम डिस्कवर करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उतना ही स्टडी ईजी बनता जाएगा। एज डिफरेंट एलिमेंट्स were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्होंने जान लिया। They found it difficult to organize all these known about elements. तो जिनके बारे में हमें जानकारी थी ना, उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क बन गया। बिकॉज अगर ऐसे लिस्ट बना लेते तो शायद कुछ प्रॉपर्टीज़ रह जाती, कुछ प्रॉपर्टीज़ याद नहीं आती। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करती है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इनका
क्लासिफिकेशन मतलब इनको क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपको स्कूल में क्लासेस में डिवाइड कर लिए गए हैं। अगर ये बच्चा 13 ईयर्स का है तो वो 7th में होगा, 14 का है तो 8th में, 15 का है तो 9th में। कुछ इस तरीके से आपको भी क्लासीफाई किया गया है आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी के अनुसार। हम ये भी कह सकते हैं कोई टॉपर है तो कोई कोई शायद बीच में एवरेज है तो कोई बहुत ही अच्छा है बच्चा पढ़ने में। तो कुछ इस तरीके से आपको भी क्लासीफाई किया जाता है। They started looking for some patterns in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. तो इतने सारे 118 आज के डेट में, लेकिन उस समय भी जब साइंटिस्ट्स पुराने टाइम के 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में इसके बारे में पढ़ रहे थे तो भी कुछ 64-65 तो मालूम थे। तो उनके बारे में स्टडी करना ईजी हो जाए इसलिए इन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए डिफ़िकल्ट होगा इसलिए हमने क्लासीफाई कर लिया और उनको पढ़ाने लगे क्लासेस में सेपरेट। ऑर्डर आउट ऑफ केओस, अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासिफिकेशन एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री जान लेते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ये स्टार्ट कब से हुआ या फिर स्टार्टिंग में कौन ऐसा बंदा था जिसने सोचा कि हाँ हम इनको रोल नंबर वाइज नहीं बिठाएंगे तो कुछ अलग टाइप से हम क्लासीफाई करेंगे। Scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an early arrangement out of chaos। तो ये जो chaotic माहौल था, chaos मतलब confusion तो confusion के या फिर chaos हम हाँ confusion ही कह सकते हैं, या फिर unclassified या फिर जिनको कोई ऑर्डर ही नहीं है, इसी तरीके से हमने एलिमेंट्स को रख दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। The earliest attempt to classify elements results in grouping of then known elements as metals, non-metals, and later further classification we tried out, our knowledge of elements and their properties increased। तो देखो सबसे शुरुआत में हमने ना सिर्फ एलिमेंट्स को मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स इनमें क्लासीफाई कर लिया और फिर हम खुश हो गए, चलो हमें मेटल्स मिल गए, फिर हमें नॉन मेटल्स मिल गए, वाव। लेकिन कई सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई जहाँ पे कुछ मेटल्स जो है वो कुछ एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स का भी काम कर रहे हैं और कुछ तो नॉन मेटल्स का भी, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे मर्क्यूरी ले लो, मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो कई सारे ऐसी अलग अलग है कुछ जादुई चीज़ें, तो ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो करने लगी। तो साइंटिस्ट फिर से कंफ्यूज हो गए। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे आगे आगे साइंस बढ़ती गई, जैसे जैसे रिसर्चेस होते गए, वैसे वैसे हमें और नॉलेज के बेसिस पे हम प्रॉपर्टी स्टडी करके इनको क्लासीफाई करने लगे। तो हम साइंटिस्ट के नाम जान लेते हैं जिन्होंने क्लासीफाई करने के अटेम्प्ट किए थे। तो इस टॉपिक में हम जानने वाले सबसे पहले डॉबर्नर स्ट्राइड्स, उसके बाद हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स जानने वाले, उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, तो इवानोविच मेंडलीव। तो हम इन तीनों के, अब ये 3 साइंटिस्ट हैं, डॉबर्नर, न्यूलैंड और डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। आप DI भूल जाओ, आप सिर्फ मेंडलीव याद रखो। तो मेंडलीव साहब के हम साइंटिफिक चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपने इससे पहले शायद सुना नहीं होगा, लेकिन चलो जिन्होंने सुन रखा है बहुत अच्छी बात है, तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी जान लेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे उस साइंटिस्ट पे जिन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था कि चलो हम रोल नंबर छोड़ के कुछ अलग मीन्स से हम क्लासीफाई तो करके देखें। तो डॉबर्नर स्ट्रेट्स, तो हम ये जानने वाले हैं। फिर से बता दूं, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बस अब हम जानने वाले हैं डॉबर्नर ट्रायड्स। तो पहली बात तो ये ट्रायड्स मतलब क्या, 3 का ग्रुप। आपने कपल तो जाना होगा, कपल गोल्स। कपल मतलब 2 का पेयर, और 1 का पेयर होता ही नहीं है तो उसको हम पेयर ही नहीं कह सकते। तो
तो 3 का जो ग्रुप होता है उसको हम ट्रायड कहते हैं। तो हम अब ये ट्रायड्स कहाँ पे यूज़ की गई है इन्होंने, तो ये जान लेंगे। जॉन वुल्फगैंग डॉबरनर, अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties into the groups। तो इन्होंने क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्स को। अब अरेंज किस तरीके से किया हम ये जान लेंगे। He identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triad। तो इन्होंने A, B और C ऐसे 3 एलिमेंट्स लिए जिनके प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इनको इनको एक ग्रुप में डाल दिया और कुछ इस तरीके से इस जर्मन साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन हमें करके दे दिया। डॉबरनर showed that when the 3 elements in a triad when written in order of increasing atomic masses, the atomic mass of middle element was roughly the average of the atomic mass of other 2 elements। तो इसका क्या मतलब है, डॉबरनर ने 3 ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। तो A, B और C ले लेते हैं। इसका मास अगर 1 है तो इसका मास 2 होगा, इसका मास 3 होगा, या फिर कुछ इस तरीके से इंक्रीज, या फिर 10, 20, 30 होगा। तो कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग मास के पेयर लिए और इन्होंने क्या किया, A, B और C। तो A और C का एवरेज लिया। अब आपके मैथ्स के टीचर ने आपको एवरेज पढ़ा दिया होगा, तो वो एवरेज लिया। तो इन दोनों का जो एवरेज है वो आ गया B के एटॉमिक मास के इक्वल। तो इन्होंने ऐसे ऐसे 3 के पेयर्स बना लिए जिनके A और C के जो एवरेज आ गए, पहले और तीसरे के जो एवरेज आ गए का जब एवरेज निकाला तो जो एटॉमिक मास आ गया तो वो B का एटॉमिक मास आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से एक ट्रायड बना के इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस ट्रायड के बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल्स में लेना चाहूँगा, ली, ना, के। अब ये आपके लिए ट्रिक है, लीना के। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पहला ट्रायड था। अब ये मैं आपको ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, शायद इस पे सवाल आ जाए, लेकिन वैसे आपको एग्ज़ाम के लिए तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें ना आपने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी होगी, एटॉमिक मास जो ALI और Li और K का जो एटॉमिक मास है ना, उसका जब आप एवरेज निकालोगे तो वो सोडियम के एटॉमिक मास के आसपास आ जाएगा। तो आपको लिथियम का एटॉमिक मास बता दो 6.9 है, 6.9, और जो पोटेशियम का मास है तो वो आ जाएगा 39। तो जब 39, आप जब 39 में 7 ऐड करते हो ना, 39 + 7, तो वो आ जाता है 16, 46। तो 46। अब देखो, अब आप एवरेज कैसे लेते हो, = ली + के अपॉन 2। तो वो 46/2 का आ जाता है, 46/2 का आ जाता है कितना, 23। और 23 ही है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने ट्रायड बनाई। पहले का और तीसरे का जब आप एवरेज लोगे, एवरेज कैसे लोगे, अब मैं इसका आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखा दूंगा। चलो हम फिर से A, B और C एलिमेंट ले लेते हैं और हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, = A + C/2। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जानने के लिए, बिकॉज आपको सारी ट्रायड्स याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला गया कि चलो मुझे ये ट्रायड्स के एटॉमिक मासेस है, तो आप इसका एवरेज निकाल के देखो कि कौन सी ट्रायड है और कौन सी ट्रायड नहीं है। शायद ये मेरे ओलंपियाड में आया था, मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको एवरेज निकाल के देख लेना है सीधे सीधे, आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे ग्रुप A एलिमेंट, ग्रुप B एलिमेंट, ग्रुप C एलिमेंट, तो इनके एटॉमिक मास है NCaCl। तो चलो इसका करके देख लेते हैं कि क्या ये ट्रायड है। N का है 14 और Cl का है 35। तो कितना आ जाता है, 9
और इसका आ जाता है 49, मतलब ऑलमोस्ट 50। 35.5 एंड 14 का एडिशन ऑलमोस्ट 50 के आसपास आ रहा है। तो क्या उसका हाफ इसके आसपास आ रहा है? सॉरी सॉरी, ये ऐसे नहीं, ऐसे लेना है, ऐसे। तो 14 + 79, ऐसे नहीं, ऐसे लेना था, मैंने गलती से ऐसे ले लिया। तो 14 + 79 मतलब 80 के आसपास। चलो 79 ये मान लेते हैं, या फिर चलो 80 के आसपास। 4 और ये 94 डिवाइड बाई, अगर 2 करेंगे तो क्या इसके पास आ रहा है? तो जब हम ऐसे हर किसी का चेक करेंगे ना, तो कुछ एलिमेंट्स है जिनका आ रहा था एक्चुअली, लेकिन कई का ऐसा था कि जिनका आ ही नहीं रहा था। तो इस वजह से ये चीज़ फेल कर गई। You will find that group B and C from Doberer traits could identify only these three traits from the elements known at that time. तो देखो, कुछ ग्रुप बी और ग्रुप सी ही है जो शो कर लेते हैं, ये शो नहीं करता। तो hence this classification of triad into triads was not found useful. तो कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और यही कारण है कि ये ट्रायड्स आगे जाके यूजफुल नहीं रहा, और जैसे जैसे नए एलिमेंट्स ऐड होते गए वैसे भी ये ट्रायड पॉसिबल हो ही नहीं सका। ये कुछ एलिमेंट्स के लिए ठीक था, लेकिन कई के लिए ठीक नहीं था। अब हम एक नए साइंटिस्ट को सीन में लाते हैं। नए साइंटिस्ट जो सीन में आएंगे उनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये जो न्यूलैंड भाई साहब थे उनके बारे में जान लेंगे। न्यूलैंड एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनके आगे भी आपको कई सारे रिसर्चेस देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो है हमारा जो सारे ग म प ध नि सा जो होता है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने, ये ऑक्टेव्स है, ऑक्टेव्स। तो वैसे ही जो वेस्टर्न म्यूजिक है तो उनमें कुछ अलग सारे ग म प ध नि सा होते हैं। उनका है डो रे मी फा सोला टी, डो रे मी फा सोला टी, अगर मैं गलत नहीं हो तो यही है। तो उन्होंने इस पैटर्न में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। The attempts of Doberer encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. तो डॉबरनर साहब के कारण कई अलग लोगों को भी लगा कि हाँ, शायद एटॉमिक मास के ही बेसिस पे चीज़ें हो रही है। In 1866, John Newland, an English scientist, arranged the known elements in the order of increasing atomic mass. तो इन्होंने भी increasing atomic mass में, एटॉमिक मास में इन्होंने भी डालने की कोशिश की। He started with the elements having the lowest atomic mass जैसे हाइड्रोजन, and ended with at थोरियम which was 56th element। तो थोरियम पे जाके इनको भी रुकना पड़ा। अब इनको क्यों रुकना पड़ा? He found that every 8th element had properties similar to that of first element। तो इनको जो है ये पता चला कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो जब इनको पता चला कि ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है तो इन्होंने आगे का काम चालू किया। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। हमारे म्यूजिक में सारे ग म प ध नि सा होते हैं, उनके म्यूजिक में डो रे मी फा सोला टी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने भी क्लासीफाई करने की कोशिश की। देयरफॉर ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। In Newland's octave, the properties of lithium and sodium were found to be same. Lithium, sodium, Na, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको सेम मिली। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर द लिथियम। तो अब ये आपको पीरियोडिक टेबल याद करके ही आने वाला है। अब आप पीरियोडिक टेबल याद कैसे करोगे? पीरियोडिक टेबल म्यूजिक नाम का एक है, उससे आप बेसिकली पहले 50 एलिमेंट्स याद कर लो, वो गाना ही याद कर लो। वैसे भी आप बहुत सारे गाने याद करते होंगे, तो वो भी याद कर लो, तो उससे आपको आ जाएगा। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो ये लिथियम से जाके गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके बाद वाले 8 एलिमेंट Na पे रुकी, इनकी सेम प्रॉपर्टीज मिली। उनके बाद इन्होंने बेरिलियम का ले लिया, बेरिलियम ले लिया, और आगे जाके मैग्नीशियम पे आ गए, तो इनको भी प्रॉपर्टीज सेम मिली। तो ये एक सरप्राइजिंग थिंग थी, तो इन्होंने यही कंटिन्यू रखा। लेकिन ये थोरियम पे जाके रुक गए भाई साहब। अब ये थोरियम पे जाके क्यों रुके? बिकॉज उसके आगे तो ये प्रॉपर्टीज सेम नहीं शो कर रहा था। तो कुछ ये इस तरीके से दिख रहा था, देखो, डो रे मी फा सो ला टी,
वैसे ही हमारा सा रे ग म प ध नि सा। तो कुछ तो देखो सा जो दूसरा वाला सा आता है ना, तो वो यहाँ पे ही आता है। तो देखो इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर देखने को मिल गई, या फिर लिथियम के साथ ही सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम दिखने को मिली। उसके बाद बेरिलियम के आगे ही मैग्नीशियम, बिकॉज उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो या फिर ये सातवां एलिमेंट्स, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अभी हमने क्या देखा कि डोरेमी फसोलाटी की तरह जिस तरीके से इन्होंने 8 ऐसे 8 का टेबल इन्होंने रख दिया और उसको इन्होंने कहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। आफ्टर दैट, आफ्टर कैल्शियम, every eighth element was not did not possess the similar properties as to the first। तो कैल्शियम के बाद जाके ये चीज़ रुक गई। एक मिनट, तो उसके बाद ये जाके ये चीज़ रुक गई। इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो भाई साहब को कैल्शियम के बाद ऐसा लगा कि बस इतने एलिमेंट्स है, उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कई सारे नए एलिमेंट्स की खोज हो गई उसके बाद, दोज हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ। तो कई सारे ऐसे भी एलिमेंट्स मिल गए हमें तो जिनकी इस लॉ में बैठ ही नहीं रहे थे। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव यहाँ पे कुछ हद तक फेल हो जाता है। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। तो इन्होंने क्या किया, सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट्स भर दिए। भाई साहब ने एडजस्टमेंट कर ली, चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ अलग एलिमेंट्स को ही सिमिलर रख दिया, बिकॉज उसके बाद तो उनका लॉ फेल हो रहा था। तो कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो हमने अभी टेबल में देख लिया, नीचे वाले जो 2 है वो सिमिलर आ रहे हैं। साइड जेड आर जो है, जेड आर सिमिलर आ रहा था किसी के साथ, उसको भी फिट कर लिया था। उसी तरीके से आपको कोबाल्ट और निकल जो है वो आपको सेम स्लॉट में देखने को मिल जाएंगे। फ्लोरीन क्लोरीन को भी एक स्लॉट में देखने को आपको मिल जाने वाले हैं। आयरन, तो आयरन के भी साथ इन्होंने कुछ ऐसे ही कर लिया। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकेम इररिलेवेंट। अब ये नोबल गैसेस क्या है, तो देखो ऑक्सीजन के बारे में तो आपने सुना होगा, हाइड्रोजन के भी बारे में सुना होगा। तो ये जो नोबल गैस होती है ना, वो कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो समुद्र में डीपली, हमें डीप अंडर द ओशन भी मिल जाते हैं, या फिर आपको सीवीड्स के अंदर भी मिल जाते हैं, और कई सारे और चीज़ों में भी आपको ये गैसेस, नोबल गैसेस देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा चिल बंदे होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बिकॉज इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए ये जब इनकी खोज हुई तो ये लॉ काम ही नहीं कर पाया। तो इसी वजह से द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो जैसे जैसे भारी एलिमेंट्स, भारी मतलब जो हेवी एलिमेंट्स, जैसे आपको जैसे हो गया आयरन के बाद वाले, कोबाल्ट के बाद वाले जो बड़े बड़े मेटल्स हैं, तो जब उनकी खोज हुई तो ये लॉ कहीं ना कहीं इनवैलिड हो गया। Even after rejection of Newland's octave, many scientists continued to search the pattern that correlated the properties of element with their atomic masses। तो भाई डॉबरेनर भाई साहब हो गए, उसके बाद न्यूलैंड भाई साहब आ गए, लेकिन दोनों के लॉज फेल कर गए कुछ हद तक, कुछ हद तक काम कर गए, कुछ हद तक फेल कर गए। उसके बाद कुछ नए साइंटिस्ट आए, तो नए साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा वो हम जान लेंगे। The main credit of classification of element goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev। तो अब हम मेंडलीव भाई साहब के ऊपर आएंगे। तो मेंडलीव भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जो है, एक रशियन केमिस्ट थे, तो ये अच्छे रशियन साइंटिस्ट बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। तो इन्होंने ना एक नया अपना आइडिया लगा के चालू कर दिया। He was the most important contributor to the early developments of the periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास 2 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं, हमने फंडामेंटल
हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ कर ली और इन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अपना पीरियोडिक टेबल बना लिया। द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो अदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो ऑक्सीडाइज होंगे और सिर्फ एक ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड बनाएंगे, तो कुछ 2 ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड बनाएंगे, तो कुछ 3 ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लिया। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मैग्नेटिक होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे, तो ये भी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनके बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लिया। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and other physical and chemical properties. तो इन्होंने जो है रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की। अमॉन्ग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडेलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो मैंने कहा ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ ही बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाने की कोशिश की, और इस चीज़ से इन्होंने नए नए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। He selected hydrogen and oxygen as they were very reactive and formed compound with most elements. The formulae of hydrides and oxides formed by the elements were treated as one of the basic properties. तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शायद इन्हीं साइंटिस्ट के कारण हमें आगे भी जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कितना ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इन्होंने कुछ ये प्रॉपर्टीज ले ली और इनको क्लासिफिकेशन का बेसिस मान लिया। He took 63 cards. On each card, he wrote down the properties of elements. He sorted out the elements with the similar properties and pinned the cards together on the wall. तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स ले लिए, चलो कार्ड्स बना के इनको ऐसे दीवार पे टंगा दिया और सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साइड पे लगा दिया और जो डिसिमिलर थे उनको दूसरे साइड पे, या फिर जो अलग सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं उनका एक कॉलम बनाते हुए आपको ये दिख जाएंगे। He observed the most of the elements got placed in the periodic table were arranged in the order of their increasing atomic masses. इन्होंने भी atomic mass ही ले लिया। It was also observed that there were occurs in periodic recurrence of elements with similar properties. तो देखो उस टाइम तक बहुत सारे एलिमेंट्स पता थे, तो इस वजह से इनको कई सारा रिकरेंस मिला। रिकरेंस मतलब क्या है, रीऑकरेंस। रीऑकरेंस मतलब बार बार सिमिलर प्रॉपर्टीज का आना। तो जब इन्होंने ये देख लिया तो इन्होंने एक कॉलम बना लिया जहाँ पे ये सारे के सारे रीऑकरिंग प्रॉपर्टीज मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे उनका एक टेबल ऐसे ऐसे बना लिया। ऑन दिस बेसिस मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। तो इन्होंने एक लॉ ही बना लिया which states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. ये लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब मैं बता ही नहीं सकता ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या कि जो प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, तो वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस की। मतलब एटॉमिक मास पे कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आप एटॉमिक मास की बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते जाओगे तो आपको जो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ formulated the periodic law which states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. तो कुछ certain atomic mass के जो मतलब जो कुछ similar atomic mass के जो properties है ना, या फिर हम एक पैटर्न में, हाँ ये अच्छा वर्ड है, तो हमें एक पैटर्न मिला। पहली बार हमें एक पैटर्न मिला। पैटर्न किस चीज़ में मिला? तो हमें पैटर्न मिला पीरियोडिक फंक्शन पे, मतलब जो प्रॉपर्टीज जो शो कर रहे थे ना उसका हमें एक पैटर्न मिला एटॉमिक मास के रिलेटिव में। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन शायद आप 10th में हो तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि जो हमारे मेंडलीव भाई साहब थे, तो ये मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे एक टेबल बना दिया और इन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम है पीरियोडिक लॉ, या फिर हम इसको पीरियोडिक लॉ ही कहते हैं। तो इस पीरियोडिक लॉ का क्या कहना था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
आपको बस ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको फ़िलहाल कह लूँगा कि आप इसको याद रखो, बिकॉज ये लाइन आगे जाके चेंज भी होने वाली है। तो आपको बस ये लाइन याद रखनी है। तो कुछ ऐसा था वो टेबल, पीरियड्स यहाँ पे थे, और तो कुछ आप लोग ऐसे देख सकोगे। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से ऑक्साइड बना लेता है, R2O। देखो ये एक ऑक्सीजन वाला, तो कुछ ये RO वाला ऑक्साइड बना लेता है, तो ये R2O3 वाला, तो ये कुछ R2O2 वाला, सॉरी हाँ R2O3 वाला, RO3 वाला, RO3 वाला। उसी तरीके से आपको ये हाइड्राइड्स भी कुछ ऐसे ही देखा बनाते हुए दिख जाएगा, RH वाला, RH2 वाला, RH3 वाला, RH4 वाला। तो अब हमने कार्बन पढ़ा है, कार्बन जब मीथेन बनाता है तो कितने कार्बन, मतलब कार्बन कितने एलिमेंट्स से रिएक्ट कर लेता है एक टाइम पे, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन्स बनेंगे। तो देखो 4 हाइड्रोजन के लाइन में ही आपको कार्बन दिख जाएगा, सिलिकॉन दिख जाएगा। तो कुछ ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है कार्बन सिलिकॉन। उसी तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और तो ये भी कुछ सिमिलर ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसलिए इन्होंने इसको एक कॉलम में, ये दूसरे पीरियड में, इसने कॉलम को पीरियड कह दिया, तो ऐसे पीरियड में क्लासीफाई कर लिया। और तो जब आप ऐसे क्लासीफाई करोगे ना, तो आपको जो नोबल गैसेस है जो रिएक्ट नहीं करते, तो वो भी आप यहाँ पे फिट कर लोगे, बिकॉज इनका बनने वाला तो सेपरेट टेबल ही है, मतलब एक कॉलम ही है, तो ये इजीली फिट हो गए। तो 1 मिनट में चार्जिंग देख लूँ। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें थी। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place the elements with slightly greater atomic mass before the element with slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that the elements with similar properties could be grouped together. For example, cobalt, जिसका एटॉमिक मास 58 है, 58, अरे 58.9 क्या हो गया हाथ को, तो 58.9 को, तो इसको पहले बिठाया गया निकेल से, तो ये पहले आ गया, उसके बाद आ गया 58.7 वाला निकेल। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन मान लेंगे। Further, Mendeleev left some gaps in periodic table. Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of elements that had not been discovered at the time. तो साहब इतने ज़्यादा ग्रेट थे तो कि इन्होंने ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस रख दी, और उन्होंने जो है प्रेडिक्ट कर लिया कि शायद इस पे कुछ नया एलिमेंट आ जाएगा जो अभी तक डिस्कवर हुआ नहीं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगर आप कह दोगे कि हाँ बस इतने ही एलिमेंट्स हैं, तो एक स्टॉपेज लग जाती है। लेकिन जब इन्होंने बोल्डली कह दिया कि हाँ कुछ एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर करना बाकी है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में, बिकॉज इनको भी प्रिडिक्शन, मतलब साइंटिस्ट को भी और इंटरेस्ट आ गया होगा कि चलो नए नए एलिमेंट्स की खोज की जाए। द मेंडलीव नेम्ड द प्रीफिक्स अ संस्कृत न्यूमरल एका, एका मतलब एक, तो इका 1 to the name of preceding elements in the group. For instance, scandium, gallium and germanium जो बाद में डिस्कवर हुए, उनका इन्होंने पहले ही जगह बना ली थी, और उनका नाम कुछ इस तरीके से लिख रखा था, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट करके नाम लिख दिए थे। उसके बाद जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इनका प्रॉपरली नेमिंग हो गया। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जान लेना कि स्कैंडियम का बोरॉन है, गैलियम का एल्यूमिनियम है और जर्मेनियम का सिलिकॉन है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए कि इन्होंने संस्कृत नेम्स का यूज़ करके इन्होंने आगे के जो एलिमेंट्स हैं तो वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी। द प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम प्रेसिडेड by the Mendeleev and those of the element gallium which were discovered later and replaced Ica aluminium
तो इका एल्यूमिनियम को भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। इका एल्यूमिनियम देखो, इका एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया था गैलियम की जगह। तो स्कैंडियम को बोरॉन, गैलियम को एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को सिलिकॉन। और इनकी सरप्राइजिंगली प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर निकली जो इन्होंने ढूंढ निकाली थी। नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन, अर्गॉन हैव बीन मेंशन्ड in many contexts before this. These gases were discovered very late because they were very inert. अगर ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे तो हम इनको ढूंढेंगे कैसे? ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो आप उसको ढूंढोगे कैसे? एंड प्रेजेंट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बहुत ज़्यादा कम भी होती है क्वांटिटी में इन आर एटमॉस्फेयर। One of the strengths of Mendeleev's periodic table was when the gases were discovered, they could be placed in the new group without disturbing the existing order। जो मैंने आपको कहा, बिना ऑर्डर को डिस्टर्ब किए यहाँ पे कुछ फिट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ फिट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ फिट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल गई। नो फिक्स पोजिशन कैन, लेकिन जो लिमिटेशंस है वो हम जान लेंगे। लिमिटेशंस क्या है इस पीरियोडिक टेबल की? तो लिमिटेशंस कुछ दिए गए हैं। नो फिक्स पोजिशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स जगह नहीं थी। दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ही कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजिशन फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को क्यों एक फिक्स पोजीशन नहीं दी गई? बिकॉज मैं आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले ही बता दूँ। हाइड्रोजन जो है वो दो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज शो करेगा, दो पीरियड्स की प्रॉपर्टीज शो करेगा। बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक एटम है, तो ये एक एटम ले भी सकता है, एक एटम दे भी सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर ये एक एटम लेगा तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की, जो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और अगर इसने एक एटम दे दिया तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा उन एलिमेंट्स के जिनके बाहर सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन। तो कुछ रुको, तो ये कुछ एलिमेंट्स हो जाते हैं जिनके बाहर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे। या फिर हाँ, तो जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज करेगा, इसलिए ये फंस गया। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड after Mendeleev had proposed the periodic classification of elements. Let us recall the isotopes of elements have similar chemical properties but different atomic mass. तो ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन इनका मास बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए अब इनको भी कहाँ पे प्लेस किया जाए, ये भी एक क्वेश्चन था। Thus isotopes of all elements poses challenge to the Mendeleev's periodic law. Another problem was that the atomic mass do not increase in the regular manner on going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when considered the heavier elements. तो देखो, जब heavier elements जब डिस्कवर होने लगे ना, तो आखिर दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स प्लेस होंगे ये तब तक पता नहीं चला था, ये आज तक भी पता नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा लिमिटेशन हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चला कि इसके और इसके बीच में कितने आ जाएंगे। बिकॉज शायद इसके और इसके बीच में 10 का या फिर 20 mgs का जो भी यूनिट है नापने का एटॉमिक मास, तो 10-20 का फ़र्क आ जाए, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो ये पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव भाई साहब ने दिया था, तो ये जस्टिफाई नहीं कर सका। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर had proposed the periodic table. Let us recall the isotopes. अरे हाँ, ये यहाँ वाली ये लाइन यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। Thus, isotopes of all elements posed the challenge. अरे हाँ, another problem was, हाँ ये भी हो गई लाइन, ऐसे कैसे बना लिए मैंने। अब हम जान लेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या फिर जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर लाइफ में यूज़ भी कर लेते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं वो लोग। तो इन 1931 हेनरी मोजले, डोबेर्नर, न्यूलैंड, उसके बाद कौन आ गए हमारे भाई साहब मेंडलीव, और उसके बाद हेनरी मोजले, showed that the atomic number symbolizes as Z. Atomic number
जिसका सिंबल है Z ऑफ द एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो अब ये जो लोग एटॉमिक मास कर रहे थे, मोजले भाई साहब आए और इन्होंने कहा एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर ले लेंगे, ताकि ये जो समस्या है ना कि दो एलिमेंट्स जो मिल गए हैं उसके बीच में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, तो ये चीज़ इससे क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वॉज मॉडिफाइड एंड अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे इन्होंने ढूंढ के निकाला, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था ना, तो इन्होंने वो चेंज करके अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। एटॉमिक नंबर वॉज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। द टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज स्टेटेड एज फॉलो। तो हम वो लॉ ले पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद करने लायक चीज़ है। लेट अस recall that atomic number gives the number of protons and protons in nucleus। तो जो atomic number है तो ये बता देती है हमें, क्या बता देती है, protons in nucleus of an atom and this number increases by 1 going from left to right। तो जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाओगे ना, तो ये सिर्फ एक से ही बढ़ती है। तो तब हम बता सकेंगे कि दोनों के बीच में कितने सारे एलिमेंट्स फिट हो जाते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट फिट होगा ऑब्वियसली। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में डाल दिया, लेड अस टू क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब हमने एलिमेंट्स को अपने अपने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब आपने स्टार्ट कर दिया क्लासिफिकेशन को, तो तब एक नए पीरियोडिक टेबल ने जन्म लिया। तो उस टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डुप्लीकेट हो गई स्लाइड, तो कुछ ये ऐसा दिखता है। तो आप ठीक से नज़र डाल लो, कुछ ऐसे 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 ये चीज़ें सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर लेती है जब आप ऊपर से नीचे जाओगे। और ये ऐसे एक एक से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो कुछ ऐसे आपको बढ़ता हुआ एटॉमिक नंबर दिख जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पे नॉन मेटल्स, यहाँ पे पूरे के पूरे मेटल्स, और यहाँ पे कुछ मिक्स प्रॉपर्टी शो करने वाले मेटालॉइड्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दिख जाने वाले हैं। तो एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of element of modern periodic table depends। तो तब हमें जाके एक अच्छा खासा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने को मिल गया। अब आपके दिमाग को बहुत सारी चीज़ें एक साथ पता चल चुकी हैं, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए हम ये टॉपिक यहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड मैं एक नोट छोड़ना चाहूँगा। एनसीईआरटी पढ़ो, इसकी एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज तभी आपको, और मैं कहूँगा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो, या फिर जहाँ तक मैंने पढ़ाया है इस इमेज तक, वहाँ तक तो पढ़ लो, बिकॉज उसके आगे आने वाली चीज़ें आपको समझ में आने के लिए ये चीज़ें थोड़ा सा जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, आपको ये लेक्चर एक और बार देखना है अगर आपको समझ में नहीं आया। सबसे पहले आपने डॉबेर्नर देखा, उसके बाद न्यूलैंड देखा, उसके बाद आपने देखा मेंडलीव के बाद आपने देखा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले भाई साहब ने दिया था। यहाँ तक आकर मैं रुकना चाहूँगा। यू आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जाते हुए एक कमेंट छोड़ के जाइए जो आपको क्वेश्चन है या फिर आपको ये क्लास कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। अब तक आपको सिर्फ हिस्ट्री बताई गई है, हिस्ट्री थोड़ी सी बताई गई है। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ी थोड़ी इसकी भी, इस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएंगी, और इसके थोड़े थोड़े लिमिटेशंस देखने को मिल जाएंगे जो ओलंपियाड में आने के चांसेस है। आपके स्कूल में भी लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर में इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। इसलिए ये टॉपिक निगलेक्ट मत कीजिएगा, बोर्ड में इससे सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। शायद आपको एक शॉर्ट नोट आ जाए, तो ये वो देखने के लिए
सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।